Hello, welcome you all today, and we are going to study about the restoring forces developed in a spring. अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने उसको एक रिजिड सरफेस से फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को खींचना शुरू किया। जब मैं इसको खींचूंगा विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो ये अपने आप को वापस ले जाने की टेंडेंसी रखती है। वापस ले जाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कितना है ये रीस्टोरिंग फोर्स, क्या इसकी डायरेक्शन है, स्प्रिंग को खींचने में कितना वर्क करना पड़ता है, and that work appears in the form of elastic potential energy of the spring. All these things we want to study today. So let us focus on to our notes. तो इधर देखिए, मान लेते हैं एक रिजिड सरफेस है। इस रिजिड सरफेस से आपने स्प्रिंग के एक एंड को कनेक्ट कर दिया और ये हमारी स्प्रिंग की मीन पोजीशन है। क्या है ये? मीन पोजीशन, जहां पर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ, इनिशियल लेंथ एल नॉट मान लिया, जब इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाया हुआ। अब आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ताकि आप इसको खींच सकें। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मान लीजिए आपने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया एक्स नॉट या एक्स। क्लियर? एक्स, दिस एक्स इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ताकि स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो करप्ट ना हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्लियर? तो अगर आप इसको खींच रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो वापस ले जाने के लिए एक फोर्स डेवलप हो रहा है। ये जो वापस ले जाने वाला फोर्स डेवलप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो these restoring forces developed, that is directly proportional to x within the elastic limit, within elastic limit। और इस चीज को हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। we also call it Hooke's law, this is also known as Hooke's law। क्लियर? अब देखिए इधर, तो रीस्टोरिंग फोर्सेस को अगर मैंने डिनोट किया एफ, बेस में आर लगा दिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ कुछ कांस्टेंट आता है के और डायरेक्शन अपोजिट होती है। माइनस साइन, नेगेटिव साइन shows that restoring force is opposite to the displacement from mean position x। x के अपोजिट है और k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर? अब यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू रीस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, दैट इज के एक्स। सिर्फ साइन का अंतर है, डायरेक्शन का अंतर है। एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। दूसरी बात, रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने देखा, दैट इज के एक्स। तो यहां से पता चलता है के इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एक्स। यूनिट हो गई न्यूटन अपॉन मीटर। तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एक्स, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां से डेफिनेशन बनती है के की, के इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग इफ एक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब 1 यूनिट, दिस कैन बी मिलीमीटर, दिस कैन बी सेंटीमीटर। ऑब्वियसली स्प्रिंग को हम मीटर्स में नहीं खींच सकते, इसलिए मैं एसआई यूनिट पे नहीं जा रहा, 1 यूनिट बोला जस्ट। तो कहने का मतलब, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन यहां से देते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट कैन बी defined as the magnitude of restoring force developed when spring is stretched by 1 unit within the elastic limit, unit within the elastic limit। तो इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक फोकस करिए अपनी नोट्स पे, ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए, एंड इन केस देयर इज एनी डाउट दोबारा रिप्ले करिए।
तीसरी बात, अगर कोई आपसे बोले कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स विद एक्स, तो हमें मालूम है कि जब x पॉजिटिव है, व्हेन x इज पॉजिटिव यानी x इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसी कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। और जब व्हेन x इज नेगेटिव यानी x इज लेस देन 0, तो ऐसी कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स विल बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि f रीस्टोरिंग इज माइनस के एक्स का जो भी साइन होगा उसके अपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो जब x पॉजिटिव है तो रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव है, क्लियर। और जब x नेगेटिव है तो रीस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ आएगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, स्ट्रेट लाइन। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस स्ट्रेट लाइन in second and fourth quadrant. This is going to represent the graphical variation of restoring force with distance. चौथी बात, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और यहाँ पर वर्क इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी है। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट वर्क डन दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, किस चीज का वर्क डन? वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग। तो एरिया क्या होगा? हाफ। अगर मान लीजिए आपको 0 से लेके एक्स नॉट तक स्ट्रेच करना है, क्लियर, तो ये एरिया हो गया आपका ट्राइंगल का एरिया, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, क्लियर। तो हाफ बेस कितना है? बेस है एक्स नॉट और हाइट है रीस्टोरिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं जस्ट, तो दिस बिकम्स हाफ एक्स नॉट इंटू के एक्स नॉट, तो ये हो गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, क्लियर। तो दिस इज द वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, and this work appears as elastic potential energy. U से डिनोट करते हैं, that is equal to half k x naught square, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, क्लियर। हमने यहाँ मैग्नीट्यूड लिया है के एक्स नॉट, क्लियर। तो ये वर्क का मैग्नीट्यूड आया, ये एनर्जी आई, एनर्जी स्टोर हो गई है यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर, कितनी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इस डेरिवेशन को हम कैलकुलस से भी कर सकते हैं, जिसको हम अभी आगे देखते हैं। इसके अलावा अभी एक बात हमें और याद रखनी है, फिफ्थ पॉइंट, कि अगर हम स्प्रिंग को पार्ट्स में कट कर देते हैं, मान लो 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे अगर आपने स्प्रिंग को कट किया, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो अब मान लीजिए ये स्प्रिंग थी, आपने इसको कट कर दिया 2 पार्ट्स में, ये L थी, ये आपने L/2 कर दी, ये भी L/2 कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में दोनों पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्स L/2, 2 के, ये भी 2 के, डबल हो जाएगा। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में करते तो 3 के 3 के 3 के हो जाता। समझ में आ रही बात? अब हम इसको किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक चीज और, कि सपोज करो आपने स्प्रिंग को 3:2 में कट कर दिया, स्प्रिंग इज कट इन द रेशियो 3:2। तो अब आप बताइए, जो 3:2, ये L1 मान लिया, ये कितना हो गया? ये हो गया 3/5 ऑफ टोटल लेंथ, और L2 कितना हो गया? 2/5 ऑफ टोटल लेंथ। ये हो गया 3:2 रेशियो डिवीजन, आपको पता होगा। 3:2 का मतलब 3 ऑफ 5 पार्ट्स, और 2 का मतलब हुआ 2 ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो K1 आएगा वो आएगा 5/3 के, और K2 जो आएगा वो आएगा 5/2 के। तो दोनों पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर। K1 इज 5/3 इसका उल्टा के, और K2 इज 5/2 के।
So this is the procedure that you can use. And in general आप याद रख सकते हैं कि K जो है K is inversely proportional to K is proportional to 1 by L. अगर मान लीजिए L2 और L1 दो पार्ट्स की रेशियो N है, N is the ratio of two parts L2 and L1, तो इसका मतलब L2 हो गया N upon N plus 1 of total length, तो K2 जो हो जाएगा that will be N plus 1 upon N of K total. इस चीज को याद रखिए. You can easily calculate the spring constant when it is cut into parts. तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया. इसके आगे यहां तक पहले नोट करिए, मैं शीट चेंज करता हूँ. Copy it till this point. I think it's clear. तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको. तो आपने देखा कि K जो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. K लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक स्प्रिंग है, इसको 3 पार्ट्स में कट कर दिया. एक आपके पास पार्ट है, कुछ भी ले लो आप, 1:2:3 मान लीजिए, 3 पार्ट्स में कट कर दिया. 1:2:3 आपको नजर आ रहा है ना? 1:2:3. क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ कि दिस पार्ट इज, अगर L was the total length, L was the total length and you have cut it into 3 parts 1:2:3, तो this is going to be 1 by तीनों का सम 1/6 of L. clear? And this is going to be 2/6 of L and this is going to be 3/6 of L. मतलब ये हो गया L/6, ये हो गया L/3 और ये हो गया L/2. तो अब यहां से पता चला अगर ये L/6 है तो इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 6K. अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था तो इसका हो गया 6K. इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया वो हो गया 3K और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 2K. तो इस तरह आप स्प्रिंग कांस्टेंट को डिवाइड कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. आई थिंक इट्स क्लीन. अब इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, जब हम स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे एक स्प्रिंग है आपकी K1, एक है K2, एक है K3, आपने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उससे कोई फर्क नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में 1/K फॉर सीरीज इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3. आपको याद होगा 10th क्लास में अपने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पढ़े थे. सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल में क्या था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. अब रेजिस्टेंस से उल्टे होते हैं इसके कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस से उल्टे होते हैं. यहाँ सीरीज में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 है और पैरेलल में आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3. क्लियर? अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए ये आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो ऐसी कंडीशन में जो K आएगा पैरेलल के लिए वो आएगा सिंपली K1 प्लस K2 प्लस K3. अब मैं इस एग्जांपल को फर्दर कंटिन्यू करता हूँ. देखिए आपने पहले तो ये याद रखना है आपको दो फॉर्मूले, हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, करके भी दिखा दूंगा मैं. पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए. तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें समझ में आया. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. सीरीज और पैरेलल हमें समझ में आ गया. अब मैंने इस स्प्रिंग को 3 टुकड़ों में बांटा, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो गया. बेसिकली अगर मैं तीनों को वापस सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो यही बन जाना चाहिए. वेरीफाई करते हैं. आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई इट. वेरिफिकेशन. देखिए, इफ 6K, 3K and 2K, 3 springs are in series, back connected back in series, तो 1/K series should be equal to 1/6K plus 1/3K, 1/6K, 1/3K and 1/2K प्लस. एलसीएम लीजिए. 6K आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 1 plus 2 plus 3 and that becomes 6/6K, that is 1/K. यानी K series again becomes K. वापस वही चीज आ गई. हो गया ना वेरीफाई. हाँ, अगर मैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इनको पैरेलल में लगाऊं तो क्या होगा, तो K पैरेलल विल बी simply K1 plus K2 plus K3. So that is going to be 6K plus 3K plus 2K. And how much is it? 11K. Are you getting? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो गए. अब
सीरीज कॉम्बिनेशन में आंसर जो आता है के का, रेसिप्रोकल ऑफ के इक्विवेलेंट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑफ देम। हर एक के रेसिप्रोकल का सम कर दीजिए, आंसर का रेसिप्रोकल आएगा। आपको पता है ना, आंसर का रेसिप्रोकल आएगा, फाइनल आंसर के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा। और पैरेलल में सिंपल एल्जेब्रिक सम है। हम इस बात को प्रूव करना चाहते हैं। आप यहां तक नोट करिए, मैं शीट चेंज करता हूं। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट, ध्यान से देखिए। तो we are talking about the combination of springs. So first of all, I am going to calculate equivalent K for series combination. Equivalent K for series combination. अब देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक रिजिड सरफेस है, यहाँ से मैंने 3 स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर दिया। 3 लो, 4 लो, 2 लो। अब यहाँ पर आपने एक वेट लगा दिया जो कि फोर्स का काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या हुआ, ये स्प्रिंग है K1, ये है K2 और ये है K3। एक बात बताइए, जब आपने फोर्स से नीचे खींचा तो कौन सी स्प्रिंग खींचेगी, 1, 2 या 3? ऑब्वियसली तीनों। अब मान लीजिए इसकी लेंथ में चेंज आया x1, इसकी लेंथ में चेंज आया x2, इसकी लेंथ में चेंज आया x3। इन स्प्रिंग्स का मास नेग्लिजिबल है, तीनों में स्ट्रेचिंग आ रही है, तो टोटल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड in the combination x is equal to x1 plus x2 plus x3। एक बात याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों स्प्रिंग में, क्योंकि खींचने वाला फोर्स एक ही है, तीनों का रीस्टोरिंग फोर्स सेम होगा। हमें पता है रीस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा 3 में, वही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा 2 में, और वही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा 1 में। रीस्टोरिंग फोर्स इज कांस्टेंट, इज सेम फॉर ऑल द 3। तो अब हमने पढ़ा हुआ है रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। कितना होता है, माइनस के एक्स। तो जब मैं K1 की बात, x1 इस बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, x कितना हो गया, x हो गया रीस्टोरिंग फोर्स बाई के विद इन नेगेटिव साइन। देखिए x कितना हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन के और माइनस साइन। तो x1 इज व्हाट, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन K1। ये हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन K2 माइनस साइन, और ये हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन K3 माइनस साइन। देखिए तीनों का रीस्टोरिंग फोर्स बराबर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रीस्टोरिंग फोर्स हर एक स्प्रिंग में सेम है। तो 1/K1, 1/K2, 1/K3 रीस्टोरिंग फोर्स बाहर आने वाला है। और जब मैं टोटल की बात करता हूं तो भी रीस्टोरिंग फोर्स F ही है, और K टोटल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इज KS मान लिया। F कट गया, 1/K सीरीज बिकम्स 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो कहने का मतलब ये हुआ 1/K is 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3। ये आपका आंसर आ गया। अब जितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उतने में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहां पर फॉर 2 स्प्रिंग्स हमारे पास 1/K सीरीज विल बी व्हाट, 1/K1 प्लस 1/K2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो K सीरीज क्या आएगा, ऊपर ही हो गया K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, और आपको K सीरीज चाहिए तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आएगा फाइनली, शॉर्टकट बता रहा हूं, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। ऐसे हम किसी के लिए भी बना सकते हैं, बाकी दो के लिए आप याद रखिए, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम। दूसरी बात, फॉर एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इन सीरीज, K series will be what, K plus K plus K, 1/K series will be what, 1/K plus 1/K plus 1/K n times, that is n/K। 1/K series is n/K, यानी K series की वैल्यू सिंपली आएगी K/n। इस चीज को याद रखिएगा, अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो K सीरीज आएगा K बाई नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे तीन स्प्रिंग्स हैं K के वैल्यू की सीरीज में लगाइए तो आंसर होगा K/3, 4 है तो K/4, 5 है तो K/5। तो K सीरीज इज K/n फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। आई थिंक इट्स क्लीन। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स।
और इसी तरह अगर हम स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाएं तो वी कैन प्रूव k इज k1 प्लस k2 प्लस k3, सिंपल एल्जेब्रिक सम। तो उसके लिए हम एक और शीट अटैच करते हैं। पहले आप यहां तक देखिए, इसको कॉपी करिए। क्लियर है आपको यहां तक? तो नेक्स्ट टाइम टॉकिंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। क्लियर? अब मान लीजिए मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है और ये तीसरी स्प्रिंग है। तीनों को आपने पैरेलल में लगा दिया रिजिड सरफेस से, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स कौन है? वेट, जो इसको एक्सटेंड कर रहा है। जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा तीनों का एक्सटेंशन सेम होगा। मतलब अगर ये k1 है, ये k2 है और ये k3 है, तो तीनों में जो एक्सटेंशन है x, दैट इज कांस्टेंट। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स अलग होगा। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अलग होगा, k1 x नॉट, इसमें भी अलग होगा और इसमें भी अलग होगा। तो जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है that is equal to sum of the restoring forces developed in all the three springs, because three are connected in parallel। चार होती तो चारों का सम, 10 होती तो 10 का सम। अब रिस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स। तो पहले का हो गया k1x, दूसरे का हो गया k2x, तीसरे का हो गया k3x। और टोटल की बात करूं तो k फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन और x इज सेम। x इज सेम तो x कॉमन आके कट जाएगा, k पैरेलल की वैल्यू सिंपली आ गई k1 प्लस k2 प्लस k3। तो दिस इज सिंपल एल्जेब्रिक सम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा फॉर एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इन पैरेलल, के पैरेलल कितना होना चाहिए? सबका सम यानी n टाइम्स के। याद रखेंगे इस बात को। एक बात और बताना चाहूंगा, मान लीजिए मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, क्लियर? आपने यहां से फोर्स लगाया F और यहां से भी फोर्स लगाया F। तो यहां पर ये F दिस केस अगर आपने इसको एक्सटेंड किया x नॉट, तो रिस्टोरिंग फोर्स अगेन विल बी k x नॉट माइनस साइन के साथ। क्लियर? मतलब कहने का ये हुआ कि आपको ये नहीं सोचना कि मैंने फोर्स इधर भी लगाया इधर भी लगाया। देखिए जरा ध्यान से, जब हम दीवार में फिक्स करते थे स्प्रिंग को और यहाँ पर फोर्स लगाते थे एक तरफ एक्सटर्नल F, ये केस और ये केस सेम है। कैसे? इसमें तो दो तरफ फोर्स लग रहा है। देखो आप ध्यान से, जब आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये दीवार जो है, ये भी इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर आप इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, दीवार का कुछ रिएक्शन है, वो आपका एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही है। क्लियर? तो दिस केस इज सेम एज दिस केस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कोई आपको बोलता है यहाँ 10 न्यूटन लगाया, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने 10 न्यूटन लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 सेंटीमीटर, तो के कितना हुआ? के हो गया 10/2 यानी 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर आपने 10 लगाया और यहाँ भी 10 लगाया, तो उस केस में भी ये फोर्स आपने 10 ही लेना है। दोनों का रिजल्टेंट रिजल्टेंट मत निकालने लग जाना, क्योंकि ये जो फोर्स है दिस थिंग इज एग्जैक्टली सेम एज दिस केस। तो यहाँ पर भी k की वैल्यू 10/2 यानी 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर ही होगी। सेंटीमीटर क्योंकि हमने एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर लिया है। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछिए। I think it's clean. Copy till this point. Next we are going to study work done to stretch a spring. अब मान लीजिए हमारे पास एक रिजिड सरफेस से मैंने एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है। ये इसकी नेचुरल लेंथ है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया और स्ट्रेच कर दिया x नॉट तक। पहले लेंथ ओरिजिनल लेंथ थी L नॉट, ओरिजिनल लेंथ थी L नॉट, अब आपने फाइनल लेंथ कर ली L नॉट प्लस x नॉट, यानी ये है लेंथ का चेंज। और अगर मैं कहूं स्ट्रेच कितना किया है,
तो पहले जीरो स्ट्रेच था, बाद में एक्स नॉट स्ट्रेच है। अब इस जीरो से एक्स नॉट तक आप स्ट्रेच कर रहे हैं, छोटा सा लेंथ ले लीजिए डेल्टा एक्स डी एक्स, यहाँ पे छोटी सी लेंथ ले लीजिए डेल्टा एक्स। क्लियर? इस छोटी सी लेंथ के लिए छोटा सा वर्क होगा डेल्टा डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। आपको मालूम है दिस स्मॉल वर्क इज एलिमेंट्री वर्क डन एफ डॉट डी एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इंटीग्रेट करूं, तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये सोचना है वर्क करना क्यों पड़ रहा है। वर्क इज डन टू ओवरकम द रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? वर्क इज डन टू ओवरकम द रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए वो रिस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? दैट इज माइनस के एक्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? के एक्स। तो अब आप देखिए, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? एफ इज वॉट? माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स इंटू डी एक्स। क्लियर? तो इन दिस केस ये हो गया आपका डी डब्ल्यू। अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू को माइनस के एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स नॉट। तो माइनस बाहर निकाल लिया, के एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एक्स नॉट। तो वैल्यू कितनी आ गई? वर्क इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं बोलूं वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स लूंगा तो मैं माइनस साइन नहीं लूंगा, वर्क विल बी सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड U that is equal to half kx square। x नॉट लिया है इसलिए हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब मान लीजिए टू स्ट्रेच द स्प्रिंग फ्रॉम जीरो टू एक्स नॉट, आपने रिलेशन निकाल लिया। फ्रॉम x1 टू x2 अगर मैं बोल दूं x1 टू x2, तो वर्क क्या होगा? यहाँ पर लिमिट्स x1 टू x2 हो जाएंगी। वर्क विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 माइनस के एक्स डी एक्स। तो जब आप सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स वन टू एक्स टू, यही आएगा। देखो ध्यान से, तो वर्क की वैल्यू आ गई कितनी? माइनस हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। ये है वर्क बाई रिस्टोरिंग फोर्स। ध्यान दीजिएगा, दिस इज जब माइनस लगा है तो दिस इज वर्क बाई रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कितना अपोजिशन कर रहा है उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क बाई रिस्टोरिंग फोर्स इज हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मुझे वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली यहां पर माइनस साइन नहीं आएगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है? अब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ रहा है। हमने देखा वर्क इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर अगर आप जीरो से लेके एक्स तक स्ट्रेच कर रहे हैं, और ये वर्क किसके फॉर्म में अपीयर हो रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होती है स्प्रिंग की वो हमेशा कंजर्व्ड होती है। पहले आप यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं एक और शीट अटैच करता हूँ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। याद रखिएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी remains conserved when spring is stretched within the elastic limit। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x के साथ एनर्जी का, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, ये हो गई मीन पोजीशन। या आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया x नॉट और अगर कंप्रेस किया माइनस x नॉट, यहाँ पर दिस इज मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सट्रीम एक्सटेंशन में और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम कंप्रेशन के लिए। क्लियर? और आपकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ध्यान रखिएगा। एनर्जी टोटल इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज कंजर्व्ड, चाहे आप
जिस भी पोजीशन पे हो स्प्रिंग आपकी, क्लियर, चाहे स्प्रिंग किसी भी पोजीशन पे, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जब स्प्रिंग मीन पोजीशन पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एनर्जी पोटेंशियल जो है दैट इज मैक्सिमम कहाँ पर, एनर्जी पोटेंशियल इज मैक्सिमम कहाँ पर, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, and that is equal to total energy, and that is half k x naught square। याद रखिएगा, क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है। पैराबोलिक ग्राफ है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है यहाँ पर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी कहाँ पर, एट मीन पोजिशन, वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल एनर्जी, एंड दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मीन पे मैक्सिमम देगा, उल्टा चलेगा। तो कहने का मतलब पोटेंशियल घट रही है तो काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक घट रही है, लेकिन टोटल हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर मेरे से कोई बोले व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमने बोला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो दिस इज बेसिकली हाफ के एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस ग्राफ को फॉलो करता है, क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये ग्राफ। इस चीज को ध्यान रखना, ये कहाँ से आए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये हम ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज ओबेइंग द रिलेशन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ओबेइंग द रिलेशन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये साइन स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करती है और ये कॉस स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक जीरो होगी, जब काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल जीरो होगी, लेकिन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, क्लियर। दिस इज द रिलेशन बाय विच यू कैन कैलकुलेट बोथ द एनर्जीज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक बढ़ रही तो दूसरी घट रही है, एक घट रही तो दूसरी बढ़ रही है, लेकिन टोटल जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल इज बेसिकली द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। जब आप इनको इस फॉर्मूले से जोड़ेंगे तो दिस इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर जो कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज 1, क्लियर। यहाँ पर ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के बराबर। तो ये चीज हम ऑसिलेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप कंजर्वेशन याद रखिए। आई थिंक इट्स क्लियर, नोट करिए यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको स्प्रिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपने क्या क्या पढ़ा, स्प्रिंग को खींचते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होता है, एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ विथ एक्स वो आपने स्टडी किया, और उसके अलावा आपने देखा कि हम स्प्रिंग को अलग अलग पार्ट्स में कट करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट में वेरिएशन कैसे आता है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, पोटेंशियल और काइनेटिक वेरी करती हैं, पोटेंशियल साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग वेरी करती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक जो है वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो इतना आप याद रखिए। I think it's sufficient for today's lecture. See you all in the next lecture. Goodbye.